देखिए बच्चों, आज हम लोग पढ़ने आए हैं सेकंड पोयम आपकी फर्स्ट स्लाइड बुक की अ टाइगर इन द जू। ये जो पोयम है टाइगर इन द जू, जो जॉर्ज लेलिस नॉरिस के द्वारा लिखी गई है, ये पोयम के बारे में पहले हम समझ लेते हैं कि ये पोयम क्या बताती है। अगर देखा जाए तो ये पोयम जो है वो ये बताती है कि एक टाइगर जो केज में है, जो केज में है मतलब कह सकते हैं कि जो पिंजड़े में बंद है, उसका मेंटल स्टेट क्या है, वो कैसा सोच रहा है या कैसे उसकी वहाँ पे अनुभूति है कह सकते हैं। और इसमें कंपैरिजन की गई है एक लाइफ के बारे में टाइगर के, कि जो एक जंगल में रहता है और एक जो पिंजड़े में रहता है। इस पोएम में ये भी कह सकते हैं कि इस पोएम के माध्यम से कवि आपको सिंपल एक छोटा सा मैसेज ये देना चाहता है, बहुत ही अच्छा सा मैसेज देना चाहता है कि जो जंगली जानवर होते हैं उन्हें नेचर से हैबिटेट होते हैं, न कि कह सकते हैं कि आप पिंजड़ों के हैबिटेट होते हैं। ठीक है, इसलिए उन्हें वहीं पे रहने देना चाहिए था। ठीक है, उन और कहना चाहता है ये कि जो जंगली जानवर हैं उनकी फ्रीडम कभी भी किसी भी जंगली जानवर की हमें क्या नहीं करनी चाहिए, स्नैच नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अगर हम उनकी फ्रीडम को स्नैच करते हैं तो एक प्रकार से वो क्या है, वो हम उनके लिविंग स्ट्रक्चर को पनिशमेंट के रूप में बदल दे रहे हैं। लाइक दैट कोई प्रिजनर, जैसे कि कोई प्रिजनर होता है जिसे हम लोग जेल में रखते हैं, तो क्या करते हैं, फॉर देयर गिल्ट, उसकी गलती के लिए उसको जेल में रखते हैं। तो उसी प्रकार से अगर कोई जानवर जो पिंजड़े में है, तो क्या उसने कोई पनिशमेंट की है जो उसे जेल में रखा गया या पिंजड़े में रखा गया। इस पोएम के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ सीधे जो कवि है, जो पोएट है, ही वांट्स टू डायरेक्टली स्ट्रेस द आइडिया एंड द नेसेसिटी ऑफ द फ्रीडम एंड हाउ वैल्यूएबल इट इज़। सिंपली आप कह सकते हो कि ये जो पोएम है, पोएम क्या कर रही है, एक ऐसे विचार के बारे में बताती है, ऐसी ज़रूरत के बारे में बताती है आज़ादी के, कि वो कितनी कीमती है। उसके बिना कैसे लोगों का लाइफ स्ट्रक्चर या किसी जानवर का लाइफ स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, टोटली एम्बेरिस्ड हो जाता है, या कह सकते हो टोटली कोलैप्स, कह सकते हो कि एकदम कैपिटिविटी हो में कह सकते हो कि उसकी जो पनिशमेंट है वो स्नैच हो जाती है, छीन ली जाती है। ठीक है, ऐसे भी आप बता सकते हो। तो पोएम पे अगर आए हैं तो पोएम की बात करें तो देखिए, पोएम में शुरुआत में लिखा हुआ है, द पोएम कंट्रोल्स अ टाइगर इन द जू विद द टाइगर। कॉन्ट्रास्ट टाइगर, जो पोएम है ये क्या कर रही है, कॉन्ट्रास्ट कर रही है एक टाइगर को इन द जू, जो जू में है, विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट, और एक दूसरा टाइगर जो नेचुरल हैबिटेट मतलब कि जंगल में है। द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल। ये जो पोएम है ये बार बार कभी जंगल में कभी जू में बता रही है कि टाइगर की स्ट्रक्चर बता रही है कि टाइगर एक बार जू में है, फिर जंगल में है, फिर कहीं है, एंड बैक अगेन टू द जू, और फिर वापस फिर से जू में आ जाती है। रीड द पोएम साइलेंटली वंस, एक बार धीरे से इस पोएम को पढ़िए, एंड से, और बताइए, विच स्टैंजा स्पीक्स अबाउट द टाइगर इन द जू, कि कौन सा स्टैंजा जो है वो आपको बताता है जू के बारे में, एंड विच वन स्पीक्स अबाउट द टाइगर, और कौन सा स्टैंजा है जो टाइगर के बारे में बताता है जो जंगल में। ठीक है, तो इस स्टैंजा पे अगर आए तो ध्यान देंगे, इस स्टेंजा पे आए तो देखते हैं, शुरुआत से हम लोग एक एक करके स्टेंजा पढ़ते हैं और समझते हैं कि इस स्टेंजा में क्या बताया जा रहा है। पहला स्टेंजा लिखा हुआ है, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। इसमें जो पोएट है वो बता रहा है कि जो, देखिए पहली बात तो आप ये समझिए कि ही, इस पोएम में ध्यान दीजिए तो ही वर्ड से किसको डिनोट किया गया है, टाइगर को डिनोट किया गया है। और ही वर्ड से टाइगर को डिनोट करने का मतलब क्या है कि यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन का यूज़ किया गया है। हमने जो टाइगर जिसे हम किससे डिनोट करना चाहिए, हमें इट से डिनोट करना चाहिए, उसे हमने किससे डिनोट किया है, ही से डिनोट किया है। तो यहाँ पे एक व्यक्ति के रूप में बोल रहा है कि ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप, मतलब वे जो क्या करता है, स्टॉक्स करता है, शान से चलता है, इन हिज विविड स्ट्रिप। विविड स्ट्रिप मतलब कह सकते हो कि जिसके चमकीले, या कह सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा ग्लूमी दिखने वाले ना, मतलब कि जो जो उसके ऊपर स्ट्रिप्स हैं, जो धारियाँ हैं, जो कौन है, टाइगर है, टाइगर पे आपने देखा होगा काले काले रंग की ढेर सारी धारियाँ होती हैं। तो कह रहा है वे जो धारियाँ हैं उनके ऊपर, उन धारियों की बात कह रहा है कि वे धारियाँ जो विविड स्ट्रिप्स जो बनी हुई हैं, जो चमकती हुई एकदम अच्छी दिखती हैं। द फ्यू स्टेप्स ऑन हिज केज, वही वो जो टाइगर है वे क्या कर रहा है, फ्यू स्टेप्स ऑन हिज केज,
जो उसके जो केज है जो कुछ कुछ कदमों के लायक, मतलब कि कह सकते हो कि कुछ थोड़ा सा छोटा सा ही है, जिसमें एक दो कदम चल करके वापस उसे घूम करके वापस आना पड़ रहा है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, और किस पे चल रहा है वे जो टाइगर है, उसकी बात कर रहा है कि टाइगर का जो पैड्स पैड्स मतलब जो उसका पंजा या जो तलवा जो है वो कैसा है, वेलवेट क्वाइट है। वेलवेट क्वाइट मतलब मखमली जैसा है, ऐसा है मखमली जैसा है, वेलवेट जैसा है। वेलवेट मतलब मुलायम गद्देदार जैसा, जो उसका तलवा है जिससे चलने से कोई भी आवाज़ नहीं आती है। और उन हिज क्वाइट रेज, क्वाइट रेज का मतलब क्या कह रहा है कि क्वाइट रेज, रेज उसको गुस्सा तो है लेकिन वो क्या है, क्वाइट है, मजबूर है। अपनी उस गुस्से को भी वो क्या करके बैठा हुआ है, शांत बैठा हुआ है। वह गुस्से में होने के बावजूद भी कुछ नहीं कर सकता है, और यही क्या है, उसकी निराशा और असहायता उसके चेहरे पे झलकती है। कह सकते हो कि ये जो उसकी निराशा, ये दुख है, और या कह सकते हो कि ऐसा जो असहाय है वो उसके चेहरे पर झलकता है, दिखता है। द डिस्पेयर एंड हिज हेल्पलेस गेट रिफ्लेक्टेड ऑन हिज फेस, आप ये कह सकते हो। ठीक है। इन द सेकेंड स्टेंजा अगर हम सेकेंड स्टेंजा की बात करें तो ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, उसे करना क्या चाहिए, लर्किंग इन द शैडो, घात लगाकर। लर्किंग मतलब होता है घात लगाकर छिपा होना, ये लर्किंग मतलब होता है स्टेइंग हाइडिंग, मतलब छिपे रहना। इन शैडो परछाई में, मतलब जहाँ पे लोग छिप सके, जहाँ पे जानवर छिप सके। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रासेस, और क्या करता, स्लाइड करता। स्लाइड करता मतलब वॉकिंग विथ ईज, कह सकते हो आराम से धीरे धीरे चलता। थ्रू लॉन्ग ग्रासेस, लंबी लंबी घासों के बीच से। नियर द वाटर होल, और कहाँ चलता, वाटर होल के पास, मतलब कि जहाँ पे पानी मिलता, या कह सकते हो कि ऐसी जगह जहाँ पे पानी का साधन होता, जहाँ पे कौन आता है, वेयर प्लम्प डियर पास, जहाँ पे हट्टे कट्टे, प्लम्प मतलब होता है हेल्दी, प्लम्प मतलब क्या होता है, हेल्दी डियर पास, जहाँ पे हेल्दी अच्छे खासे मोटे क्या आते हैं, या अच्छे हष्ट पुष्ट या फैटी या फ्लैशी डियर पास, जहाँ पे हिरन आएंगे तो उनकी घात में उनके टू स्नैच हिम, कह सकते हो स्नैच, या कह सकते हो कि उसको पकड़ने के लिए, ठीक है, स्टॉल करने के लिए घात लगा कर बैठा हुआ है। ठीक है, क्या करने के लिए, अपने शिकार, अपने प्रे को खाने के लिए, अपने शिकार को खाने के लिए कहाँ बैठा होता, इसकी बात जो कर रहा है। इस सेकंड स्टेंजा की अगर हम बात करें तो इस सेकंड स्टेंजा की अगर हम बात करें तो सेकंड स्टेंजा में क्या कह रहा है कि उसे क्या करना चाहिए। जो सेकंड स्टेंजा में कह रहा है कि ये पहले स्टेंजा में वे जू में है, दूसरे स्टेंजा में कह रहा है कि उसे होना कहाँ चाहिए था, जंगल में होना चाहिए था, जहाँ पे वो क्या करता, चुपचाप घात लगा करके धीरे से हाइट छुप करके। जो पोएट है वे क्या कहना चाहता है कि टाइगर को क्या करना चाहिए, टाइगर को छुपे रहना चाहिए और धीरे धीरे फिसलते हुए आगे बड़ी बड़ी घासों के बीच से जाना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए, पानी के पास जाना चाहिए, जहाँ पे मोटे फैटी फ्लैशी डियर्स आएंगे और उनको क्या करेगा, वो शिकार कर सकेगा। जबकि वो क्या है, इंस्टेड ऑफ इट इट इज़ ही सॉरी इट इज़ इन द केज, वो कहाँ है, केज में है। कहाँ पे है, केज में है, पिंजड़े में है। मतलब कि बता रहे हैं कि जो टाइगर, वो बताना चाह रहा है पोएट, वो क्या बताना चाह रहा है कि जो टाइगर है शुड हैव बीन इन नेचुरल हैबिटेट, उसकी जो हैबिटेट है, नेचुरल हैबिटेट इज हंटिंग एंड रेस्टिंग, शिकार करना और शिकार करने के बाद आराम करना। जबकि जो उसकी फ्रीडम है वो स्नैच कर ली गई है, और वे जिसको क्या करना चाहिए था, धीरे धीरे जा करके एक फैटी डियर जो वाटर होल के पास आता, उसे वो अपना प्रे बना सकता, अपना फीस्ट बना सकता। ठीक है, लेकिन वो अब नहीं बना पा रहा है। वो वहाँ उस जू में एक छोटे से केज में क्या है, बंद पड़ा हुआ है। नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं, लिख रहा है ही शुड बी स्नैरलिंग, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एल साइलेंट होता है, स्नैरलिंग, स्नैरलिंग नहीं है, ठीक है, स्नैलिंग, आर जो होगा उसको साइलेंट कर देंगे। कह रहा है अराउंड हाउसेज एट द जंगल सेज bearing with high fangs his claws terrorizing the village। क्या कह रहा है कि उसे करना क्या चाहिए। जो जो पोएट है फिर बता रहा है थर्ड स्टैंजा में भी कि वे और क्या कर सकता था, अगर वे जंगल में होता तो वे क्या कर रहा होता। कभी यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन कर रहा है, कह सकते हो कि एक एग्जामिनेशन कर रहा है कि जो टाइगर होता
अगर वे जंगल में होता तो वो क्या कर रहा होता, अपना हंटिंग कर रहा होता, अपना शिकार कर रहा होता, क्या कर रहा होता, स्नैरिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल एज। जो जंगल के किनारे, जो जंगल के मार्जिन पे जो घर होंगे उनके पास जाकर के स्नैरलिंग कर रहा होता। ग्रोल, स्नैरलिंग मतलब ग्रोलिंग करना, गुर्राना, गुर्रा रहा होता। बैरिंग हिज वाइट फ्रैंक्स, और दिखा रहा होता क्या, अपने सफ़ेद सफ़ेद फैंक्स, दांत। आप देखते हो जो जानवर होते हैं मोस्टली, ये जो फैंक्स होते हैं, फैंक्स एक प्रकार का तीत होता है जो मोस्टली आपको भेड़िए में दिखेगा, या कह सकते हो कि ऐसे जानवरों में दिखता है जो ज़्यादा, इनके दांत आगे से बहुत ज़्यादा थोड़े थोड़े बड़े होते हैं, 2 पीस दांत होते हैं जो आगे बड़े होते हैं। तो मोस्टली ये यहाँ पे वो भी कह रहा है कि उस टाइगर के भी जो वाइट फैंग्स हैं, जो सफ़ेद दांत हैं, उनको वो दिखाता और अपने पंजों को दिखाता, जिससे क्या होता, जो वहाँ के गांव के लोग होते वो फ्राइटन हो जाते, डर जाते, उनके अंदर भय उत्पन्न हो जाता। क्या कहना चाहता है कवि, इस स्टैंजा के माध्यम से कवि ये बताना चाहता है कि जो टाइगर जो कहाँ पे है, जू में है, उसे, वो अगर वहाँ होता, जंगल में होता, तो क्या करना चाहिए था, उसे अपने जंगली का जो व्यवहार है, उसका जो हंटिंग का, उसके अनुसार वो कार्य कर रहा होता। फिर जाकर के घरों के पास जो जंगल के हैं वहाँ पे दहाड़ रहा होता, और उस दहाड़ के कारण क्या हो रहे होते, जो गांव के लोग होते वे डर रहे होते, और उसके साथ साथ वो अपने जब सफ़ेद सफ़ेद दांत और उसके जो पंजे कोई देख लेता तो वह और डरता। ठीक है, जिस कारण से पूरे गांव वाले क्या हो जाते, डर के मारे रह जाते, जबकि वे कहाँ है, वो इस छोटे से केज में बंद है। पोइट ये भी बता रहा है इस स्टेंजा से के अनुसार कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग उसके जो नेचुरल हैबिटेट है उसका, उसको डिस्ट्रॉय कर दे रहे हैं, और उसे क्या कर दे रहे हैं, उसे हम जैसे कह सकते हो कि उसके जो प्राकृतिक जो उसका जो नेचर है उसे हम डिस्ट्रॉय कर दे रहे हैं। और इस कारण से जैसे जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, गांव और शहरों पर जैसे वे, क्योंकि जब हम गांव उसका ख़त्म, जैसे कि बता रहा है, आप ये भी समझ सकते हो कि जो जंगल है, क्यों यहाँ पे ये जो लाइन बोल रहा है, ये जो सेकंड लाइन बोल रहा है, इसको ध्यान दीजिएगा, बहुत ही कॉमन लाइन नहीं कह सकते हैं, इसका डबल मीनिंग भी आप निकाल सकते हैं। ये ही शुड बी स्नैलिंग अराउंड एट द जंगल एजेस। क्या होगा, जैसे जैसे जंगल छोटे होते चले जाएंगे, जंगल जब हम लोग काटते चले जाएंगे, जंगल छोटे होते चले जाएंगे, तो उन जंगलों के छोटे होने के साथ साथ क्या होगा कि जो टाइगर हैं वे भी, जंगल छोटा हो जाएगा तो उनका एरिया छोटा हो जाएगा, एरिया छोटा होने के कारण क्या होंगे, वे भी जंगल के एजेस तक आ जाएंगे, और बीच जंगल में न रह करके एजेस के पास आ जाएंगे, जिस कारण से क्या होगा, लोग जो होंगे वे डरेंगे। क्यों, क्योंकि हम ही लोग उसके जिम्मेदार होंगे। क्यों, क्योंकि वी आर इन्वेंडिंग आवर सिटीज़ एंड विलेजेस एज दे हैव स्टार्टेड डूइंग सो। जैसा कि हम लोग कर रहे हैं वैसा, ऐसा आराम जैसा कर रहे हैं, इस वजह से हम लोग अपने गांव और शहरों पर आक्रमण करने देंगे। क्यों, क्योंकि हम ही लोग उसके जंगल को छीन लेंगे, तो वे क्या करेगा, वे हमारे शहरों और गाँवों में आकर के क्या करेगा, हमला करेगा। ये चीज़ बता रहा है। एंड द फोर्थ स्टैंजा, यहाँ पे वे क्या कह रहा है, फिर से ये पहले स्टेंजे में वे कहाँ पे था, जू में था, सेकंड और थर्ड दोनों में ही वे कहाँ चला गया, जंगल में तुलना की गई है कि अगर वे जंगल में होता तो ऐसा कर रहा होता। फोर्थ स्टेंजा में देखिए कह रहा है, बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कंक्रीट से, लेकिन वे, वही कौन, वही जो टाइगर है, वे क्या है, लॉक्ड इन अ कंक्रीट से, वे अभी भी कहाँ है, इसी कंक्रीट सेल में, इसी सीमेंट और कह सकते हो कि जो पत्थरों के या गिट्टियों के जो बने हुए जो जेल हैं, जो केज हैं, जो पिंजड़े हैं, उसमें कैद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बिहार्स, और जो उसकी क्षमता है वे क्या हो गई है, वे इन्हीं बेड़ियों या कह सकते हो इन्हीं बार, मतलब कह सकते हो ये जो पिंजड़ा है या जो सलाखें हैं उनके पीछे बंद हो गई है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ द केज, और वो क्या कर रहा है, स्टॉकिंग कर रहा है, क्या कर रहा है, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ द केज, वे बार बार क्या कर रहा है, इस केज की लंबाई को नापने की कोशिश कर रहा है, कह सकते हो, या कह सकते हो कि लंबाई जो है उसकी पूरी, उसको वो चल चल करके इधर उधर बार बार नाप रहा है, मतलब कि, और इग्नोरिंग द विजिटर्स, और क्या कर रहा है, वहाँ पे आने वाले जो लोग हैं उनको क्या कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, मतलब यात्रियों पे ध्यान ही नहीं दे रहा है, और स्टॉल कर रहा है द लेंथ ऑफ द केज, इधर उधर जो केज के इधर उधर घूम रहा है, इधर उधर बस अकड़ रहा है, इधर उधर बस घुर्रा करके चल रहा है। इसके माध्यम से भी आप ये कह सकते हैं कि कवि जो इसमें भी बताना चाह रहा है वो क्या बताना चाह रहा है कि
कवि ये बताना चाहता है कि जो टाइगर है जो जेल में है, एक छोटे से, जो कवि है वो ये बताना चाहता है कि जो टाइगर है जो एक छोटे से केज में बंद है, जिस जो कंक्रीट सरफेस का है, जिसमें उसकी जो सारी क्षमताएं हैं वे बंद हो गई हैं, इस कारण से वे क्या है, डिस्पेयर है, दुखी है। और उस स्टोनी सरफेस पे जो उसकी सेल की जो उसकी जेल की है, उसमें वे क्या है, थोड़ा गुस्सा है और डिसअपॉइंटेड है। कोई कुछ कर नहीं सकता है, इस कारण से वे क्या कर रहा है, कुछ कर भी नहीं सकता है। तो इसलिए वो जो जो भी विजिटर्स आ रहे हैं उनको इग्नोर कर रहा है और अपना पूरा दिन उसी में आराम कर रहा है और टहल रहा है। इसके माध्यम से सिंपल आप ये कह सकते हो कि कवि ये बताना चाहता है कि जो इनडिफरेंस दिखा जा रहा है उसके बिहेवियर में, वो उसका उसका कारण ये भी आप कह सकते हो कि उसकी जो ये जो पैथेटिक कंडीशन है वो इस कारण से है क्योंकि वो वहाँ पे क्या है, वो उसके अकॉर्डिंगली हिज क्लाइमेट और हिज बिहेवियर इट कैन नॉट बी मैच्ड, वो मैच नहीं कर रही है। अब फिफ्थ स्टेंजा देखें तो फिफ्थ स्टेंजा में क्या बोल रहा है, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट the patrolling cars and stares with his bright brilliant eyes at the brilliant star। देखिए क्या कहना चाहता है कि ही हियर्स, जो टाइगर है उसने आवाज़ सुनी थी। क्या सुनी थी, एक आवाज़ सुनी थी पिछली रात। किसकी आवाज़ सुनी थी, पेट्रोलिंग कार्स की। पेट्रोलिंग कार मतलब कि ऐसी कार जो विगल करती है, गश्त लगाती रहती है, ठीक है। एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज, और वे क्या कर रहा था, घूर रहा था अपनी चमकती हुई आंखों से चमकते हुए तारों को। देखिए स्टेंजा तो बहुत इजी है ये वाला, लेकिन इसका मीन बहुत ही कह सकते हो कि यूनिक हो सकता है। देखिए अगर लास्ट स्टेंजा की बात करें तो लास्ट स्टेंजा में आप ये भी समझ सकते हो कि इस स्टेंजा में क्या कह रहा है, जो पोएट है वे ये दिखाना चाहता है कि जो टाइगर है, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स। इस स्टेंजा की अगर बात करें इन दोनों लाइन की, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि जो टाइगर है वे पूरी रात क्या रहता है, डिस्टर्ब रहता है। किस कारण से, जो पेट्रोलिंग कार्स, जो बार बार आकर के गश्त लगाने वाली जो चौकीदारों की गाड़ियां हैं, उनसे वे क्या है, वे परेशान हो जाता है, उसे रात में भी आराम नहीं है। और ये भी कह सकते हो कि इस लास्ट लाइन की जो लाइन लिखी हुई है, एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, कह रहा है कि मतलब कि इसका ये भी मतलब निकल सकता है कि वो क्या कर रहा है, वे एक मतलब जब उसने सारी आशाएं खो दी हैं, ही हैज़ लॉस्ट ऑल हिज होप, तो वो क्या कर रहा है, क्योंकि वे अब पूरी आशाएं खो चुका है कि वे अब क्या कर पाएगा, अपने खुद के नेचुरल हैबिटेट में जा पाएगा, अपने घर में प्राकृतिक आवास में जा पाएगा। तो वे क्या करता है, असहाय होकर के, जब वो कुछ नहीं कर पा रहा है, तो ही वॉज स्टेयरिंग द ब्रिलियंट स्टार्स, वे क्या कर रहा है, असहाय होकर के चमकते हुए तारों को देख रहा है और प्रार्थना कर रहा है भगवान से कि कभी मुझे आज़ादी मिल सकेगी। और क्यों कर रहा है, क्योंकि वे कह सकते हो कि असहाय हो गया है एकदम, और वे इसी कारण से एक दिन आराम की खोज में एक असहाय रूप से अपनी चमकते हुए आँखों से चमकते हुए तारों को देख रहा है और ये आशा करता है कि किसी न किसी दिन उसे क्या मिलेगी, स्वतंत्रता मिल जाएगी, आज़ादी मिल जाएगी। इसके बाद अभी चलिए इसी पोएम में अभी हम लोग इसका पोएटिक डिवाइस और राइम्स देखते हैं कि क्या है। देखिए अगर राइम वर्ड्स की बात की जाए तो देखिए अगर ध्यान दीजिएगा तो पहले स्ट्राइप्स की अगर बात करें तो स्ट्राइप्स ए हो गया, केज बी हो गया, क्वाइट सी हो गया, और रेज, क्योंकि केज और रेज मिल रहा है तो ये भी बी हो। तो मतलब पहले स्टेंजा में ए बी सी बी ये राइमिंग है। दूसरे में देखें शैडो ए, ग्रास, पास बी बी, और होल सी, मतलब वही चीज़ ए बी सी बी। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो इसमें भी राइम वर्ड्स क्या मिल रहे हैं, ए बी सी बी मिल रहे हैं। थर्ड स्टेंजा में अगर देखें तो हाउस ए, एच बी, क्लॉज सी, एज और विलेज मिल रहे हैं इसलिए ये भी बी, तो ए बी सी बी। इसमें भी सेल ए, बार्स बी, केज सी, बार्स और विजिटर्स ये मिल रहे हैं तो ए बी सी बी। नाइट ए, कार्स बी, आई सी, और स्टार्स, कार्स और स्टार्स मिल रहे हैं तो बी।
तो मिसली ये आपको देखने को मिल रहा है कि हर स्टेंजा में यहाँ पे जो राइम्स हैं वे क्या हैं, ए बी सी बी। राइम सी स्कीम जो इसकी दिख रही है वो क्या दिख रही है, ए बी सी बी राइम स्कीम दिख रही है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, अगर हम इसमें अब पोएटिक डिवाइस की बात करें तो पोएटिक डिवाइस क्या क्या है। तो पोएटिक डिवाइस की अगर बात की जाए तो सबसे पहले तो देखिए इसमें आपको पर्सोनिफिकेशन दिख ही रहा है कि हमने क्या किया है, ही का प्रयोग किया है टाइगर को शो करने के लिए। ठीक है, मोस्टली वैसे इन चीज़ों को पर्सोनिफिकेशन में कह भी सकते हो, नहीं भी कह सकते हो, लेकिन मोस्टली हम पर्सोनिफिकेशन मान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपके कोर्स में ज़्यादा पर्सोनिफिकेशन के बारे में बताया नहीं गया, इसलिए हम इसको नहीं देखते हैं थोड़ा सा। उसके बाद बात करते हैं इसमें, तो इसमें इंजैबमेंट आपको दिख ही रहा है, जो मैंने आपको पहली दो पोएम में भी दिखाया था, सेम चीज़ ही यहाँ पे भी दिख रही है आपको, इंजैबमेंट। कहाँ दिख रही है, देखिए मैंने आपसे बोला था कि जब दो लाइनों में बीच में कहीं पे भी यहाँ पे कोई नहीं है, कोई भी साइन नहीं है, जो क्या करता है इस लाइन को अलग करता है। देखिए जैसे ग्रास, होल, पास, ये तीनों लाइनें एक ही सेंटेंस हैं, तो ये क्या कहलाएंगी, इंजैबमेंट कहलाएंगी। क्या हो जाएंगी, इसमें इंजैबमेंट जाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे नाइट्स और कार्स दोनों में कॉमा है, तो यहाँ पे इंजैबमेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये दोनों लाइन के नीचे की दोनों लाइन में इंजैबमेंट है। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंजैबमेंट हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें इंजैबमेंट के बाद बात करें तो इसमें और चीज़ें दिख रही हैं। ठीक है, जैसे एक इमेजिनरी भी है, अगर आप ध्यान दें तो इसमें इमेजिनरी भी है। इमेजिनरी इसलिए है क्योंकि हम ये जो पोएम पढ़ रहे हैं उसे एक कह सकते हो कि इमेज के साथ सोच भी सकते हैं कि ऐसा हुआ है, जैसे कि शेर कहाँ पे है केज में, हम समझ सकते हैं, दिमाग में अपने इमेज एक बना सकते हैं। ऐसी पोएम है जिससे हम अपने दिमाग में एक इमेज भी बना सकते हैं, तो इसमें इमेजिनरी पोएटिक डिवाइस भी है जो यूज़ हुई है, इमेजिनरी। फिर इसके बाद बात करें अगर इमेजिनरी के बाद, तो इमेजिनरी की अगर बात करें तो इसमें अब हम आगे आते हैं तो देखते हैं इसमें, देखिए क्या है, कॉन्सोनेंस, एसोनेंस, एलिट्रेशन, कई चीज़ें दिख रही हैं। इसमें जो कुछ नई चीज़ें भी हैं वो देखिए यहाँ पे हैं। जैसे आप यहाँ पे देखिए पैड्स ऑफ वेलवेट, ये जो लाइन है पैड्स ऑफ वेलवेट की बात करें तो इसमें क्या है, इसमें मेटाफर का प्रयोग हुआ है। अगर ध्यान दीजिए तो पैड्स ऑफ वेलवेट की अगर बात करें तो पैड्स ऑफ वेलवेट में देखिए मेटाफर का यूज़ हुआ है। कैसे मेटाफर का यूज़ हुआ है, पैड्स जो उसके पाँव के तलवे हैं और वेलवेट एक मखमल जैसा कपड़ा, तो मखमल की तुलना पैड से की गई। उसका पैड तो मखमल होगा नहीं, मखमल जैसा है तुलना की गई है, और तुलना करने पे लाइक सो एज कंपैरिजन वर्ड का यूज़ नहीं किया गया, इसलिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेटाफर है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें तो इसी में ध्यान दीजिएगा तो देखिए यहीं पे देखिए क्वाइट और रेज की बात करें तो क्वाइट मतलब क्या होता है, शांत, और रेज मतलब होता है क्रोध या गुस्सा। तो दो एंटोनिम वर्ड्स आए हुए हैं, और हमने आपको बताया था पिछली क्लास में भी बताया था कि जब भी कभी दो एंटोनिम वर्ड्स यूज़ होते हैं तो वहाँ पे कौन सा पोएटिक डिवाइस होता है, ऑनमैटोपोइया। ठीक है, ऑनमैटोपोइया। ठीक है, ये होता है, ओनोमैटोपोइया भी आप कह सकते हैं। ठीक है, ये होता है, यहाँ पे यूज हुआ है। यहाँ पे ध्वनि सॉरी विरोधाभास अलंकार, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, विरोधाभास अलंकार कहते हैं। तो विरोधाभास अलंकार भी देखने को मिल रहा है, किसका विरोध हो रहा है, यहाँ पे दो अपोजिट वर्ड्स का यूज हुआ है टू शो द कि उसको जो गुस्सा भी आ रहा है लेकिन वे कहाँ है, उस पिंजड़े में बंद होने के कारण क्या है, हेल्पलेस है। ठीक है, उसके बाद अब बात करते हैं कॉमन जो पोएटिक डिवाइस कॉमन यूज़ होते हैं उनकी बात कर लेते हैं, जो कॉमन पोएटिक डिवाइस में दिख रहे हैं। जैसे पहला एलिट्रेशन की बात कर लें, किसकी बात कर लें, एलिट्रेशन की। तो एलिट्रेशन में क्या होता है, व्हाट इज एलिट्रेशन, रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड। एलिट्रेशन क्या होता है, रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट वर्ड्स या कॉन्सोनेंट साउंड एट द स्टार्टिंग में अगर कॉन्सोनेंट वर्ड्स का रिपीटिशन होता है किसी लाइन में, तो वहाँ पे हम क्या देखते हैं, एलिट्रेशन देखते हैं। देखिए एस और एस का रिपीटिशन, ये क्या है रिपीटिशन। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब उसके बाद आइए तो और देखेंगे अगर आप तो रिपीटिशन में देखेंगे
इसके बाद देखिए, तो अगर आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे कंक्रीट सेल यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे भी आपका क्या है, एलिट्रेशन है, ठीक है। और भी आप जगह कई जगह देख सकते हैं इसको, इस प्रकार से आपको एलिट्रेशन मिल जाएगा ये। लेकिन एलिट्रेशन का ध्यान क्या रखना है, एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड होना चाहिए। अगर बिगिनिंग में ना आकर के बीच में आता है कॉन्सोनेंट साउंड, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कॉन्सोनेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंस कहते हैं, अगर कॉन्सोनेंट साउंड बीच में आता है। देखिए जैसे कि कॉन्सोनेंट साउंड बीच में भी आया हुआ है, यहाँ पे ध्यान देंगे अगर आप, तो यहीं पे पहली लाइन में देखिए, तो स्टॉक्स का एस, स्ट्रिप्स का एस, हिंज का एस, यहाँ पे ये क्या है, ये जो है ये कॉन्सोनेंस हैं, और ये एलिट्रेशन है, ठीक है। तो इस प्रकार से कॉन्सोनेंस भी इसमें दिखता है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे शुड और शैडो, यहाँ पे भी एलिट्रेशन है, ठीक है। तो इसमें एलिट्रेशन भी दिख रहा है और कॉन्सोनेंस भी कई जगह पे दिख रहा है। देखिए शुड स्नेलिंग, यहाँ पे एलिट्रेशन है, ठीक है। ये एलिट्रेशंस हो गए, और कॉन्सोनेंस भी आपको इसी तरीके से हर लाइन में दिख रहे हैं थोड़े थोड़े। उसके बाद हम बात करें अगर एसोनेंस की, कॉन्सोनेंस के बाद बात करें हम एसोनेंस की, तो व्हाट इज एसोनेंस। एसोनेंस का कहाँ प्रयोग होता है, एसोनेंस इज अ रिपीटिशन ऑफ वॉवेल वर्ड, रिपीटिशन ऑफ वॉवेल वर्ड, कहीं भी हो सकता है, शुरुआत में भी या बीच में भी एसोनेंस में। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इन, हिज, विविड, स्ट्रिप्स, आई का रिपीटिशन हो रहा है, तो ये क्या है, ये एसोनेंस है। क्या है, एसोनेंस है। देखिए ऑन, ऑफ, ठीक है, ये क्या है, एसोनेंस है, ठीक है। यहाँ पे आपको एसोनेंस दिख रहा है। तो इस प्रकार से इन पोएम्स में आपके कहीं पे इंजैपमेंट भी है, इमेजिनरी भी है, कॉन्सोनेंस भी है, एसोनेंस भी है, मेटाफर भी है, एलिट्रेशन भी है, और पर्सोनिफिकेशन भी है, ठीक है। उसके साथ साथ अगर आप देखें तो, उसके साथ साथ देखें तो एक और पोएटिक डिवाइस में आपको दिखती है, वो है रिपीटिशन। क्या दिखती है, रिपीटिशन दिखती है। रिपीटिशन क्या होता है, रिपीटिशन ऑफ एनी वर्ड और फ्रेज, ठीक है। किसी भी वर्ड या फ्रेज का सेम लाइन में अगर रिपीटिशन होता है तो उसे हम रिपीटिशन कहते हैं। क्वाइट, क्वाइट रिपीटिशन हो रहा है एक ही स्टेंजा में, ठीक है। यहाँ पे देखिए ब्रिलियंट, ब्रिलियंट का रिपीटिशन हो रहा है, तो ये क्या है, यहाँ पे रिपीटिशन भी पोएटिक डिवाइस आपको दिख रही है, ठीक है। तो ये हो गए आपके इस पोएम के पोएटिक डिवाइस भी, ठीक है बेटा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगला चैप्टर देखेंगे।